ठीक है। करते हैं पहले आप फोटोसिंथेसिस को मतलब समझो, बचपन से सीखते आ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड से हमें सिखाया जाता है कि प्लांट्स आर या फिर ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल तो उनके पास खुद होता ही है, वो भी हम डिटेल में समझ लेंगे क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने सेल पढ़ा है, प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर हमें पता है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो असल में है क्या, हाउ डू यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? It is a process in which green plants synthesize their own food, that is glucose, by using solar energy या फिर sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनके पास खुद प्रेजेंट होता है। लेकिन उससे पहले आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में समझ में आना चाहिए। तो पहले हम ये वाली डायग्राम देख लेते हैं जो हमारे रेफरेंस का है, फिर उसके बाद एक बार अगर नीड लगेगी तो मैं आपको बोर्ड पे ड्रॉ करके डिटेल में समझा दूंगा। हमने ये बात पढ़ी हुई है 9th स्टैंडर्ड में कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनकी 90% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो पूरा ऑर्गेनली आपको नजर आ रहा है, दिस एंटायर ऑर्गेनली इज नोन एज व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोप्लास्ट। पहली बात, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी जो वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है माना जाता है। देयर आफ्टर इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं मेजर, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जो यहाँ पे इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, जो फ्लूइड वाला पार्ट है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। आ रही है बात समझ में? और ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकोइड, सिंगल स्ट्रक्चर इज नोन एज, सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकोइड। अब थाइलाकोइड एक तरीके से सिक्के जैसे होते हैं, कॉइन जैसे होते हैं, समझ रहे हो बात को? कॉइन जैसे होते हैं, बिल्कुल पतले पतले से होते हैं। एक के ऊपर एक थाइलाकोइड को रखने से पूरा एक स्टैक बन जाता है, पूरा एक ग्रुप बन जाता है, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज ग्रेनम। क्या बोलेंगे उसको आप? ग्रेनम। यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस बेसिक बेसिक बातें सीखनी है। कि जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो मेन बल्क सब्सटेंस है जिसके अंदर ये सब रखे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्टोमा मत बोल देना, स्टोमा होता है स्टोमेटा की ओपनिंग का नाम, दिस इज स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा। क्या क्या प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा के अंदर? डीएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स होंगे और एंजाइम्स होंगे CO2 को फिक्स करने के लिए। यहाँ पे CO2 फिक्सेशन का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, राइट है। अब इसके बाद आती है वाटर थाइलाकोइड्स। तो थाइलाकोइड्स आर नथिंग बट ग्रीन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनके मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे से मैं डॉट्स बना रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करिएगा। तो इनके मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर फोटोसिंथेटिक। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो आप क्लोरोफिल बोलते हो पिगमेंट, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। Now these thylakoids are grouped into structures which are known as granum. इन structures का नाम आप लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? यहीं पे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब बात आती है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल्स में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेसोफिल सेल्स। एंड मेसोफिल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ के अंदर। मतलब जिसको हम लीफ को हम देखते हैं उसके अंदर जो मेजर सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज मेसोफिल सेल्स, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने देखा ना पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, डू यू रिमेंबर इट और नॉट? आया ना, याद है? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एंड यस पेलिसेड सर। यस सर। ट्रांसपिरेशन में भी डिस्कस करा था। तो उसको पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल्स। उनके अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होने वाला होता है, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अब बात आती है क्लोरोफिल क्या है। तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। मतलब जैसे ही धूप गिरती है इनके ऊपर, इन पिगमेंट के ऊपर, ये करते क्या है? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सन की एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। NADPH का फॉर्मेशन कर कर, अभी आगे चलकर आएगा, NADPH का फॉर्मेशन करके एंड ATP का फॉर्मेशन करके। आई रिपीट, इन्होंने कुछ नहीं करना होता, हमें पता है। एनर्जी इज कन्वर्टेबल फॉर्म। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। ग्रीन के ऊपर से पत्तियों के ऊपर सोलर एनर्जी गिरी, सनलाइट गिरी। अब ये करते क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट, इन पिगमेंट की खास बात है कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या करेंगे? हमें पता है, ये बात हमें बचपन से सिखाई गई है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर, राइट है, सबको पता है ये बात, है ना? दोनों जनों को ये बात पता है, क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यस और नो? हेलो यस हेलो। सर। यस सर। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा और इसको केमिकल एनर्जी में, मतलब केमिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल्स के फॉर्म में स्टोर कर देता है। जैसे हमने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, तो हमें याद है कि ATP बनता है, यस और नो? ATP का फॉर्मेशन होता है और वो ATP एनर्जी करेंसी कहलाता है क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। सेम इज एप्लीकेबल हेयर। करते क्या है ये क्लोरोफिल पिगमेंट? ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर कर NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NADPH, जो अभी आगे चलकर आएगा,
और साथ के साथ एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उस NADPH अभी फुल फॉर्म पे आएंगे, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये अभी डिटेल है और उसका फुल फॉर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है 2 मार्क्स के वेटेज में। तो NADPH और एटीपी का इस्तेमाल कर बाद में देयर आफ्टर ग्लूको कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में कन्वर्ट करवा देते हैं, ग्लूकोज में। लेकिन वो मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है, अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि देखो सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए। उत्कर्ष अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे बताओ कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए तब जाकर फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। व्हाट रॉ मटेरियल डू वी नीड? सर वाटर एंड CO2। वाटर एंड CO2, ये हमें रॉ मटेरियल चाहिए। वाटर कहाँ से मिलेगा? वाटर कहाँ से मिलेगा? वाटर कहाँ से मिलेगा? प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है और CO2 कहाँ से मिलती है? दोनों बातें बताओ, बोल बेटा जल्दी बोल। Sir, may I? हाँ गो ऑन। Sir, CO2 from humans CO2 and फ्रॉम ह्यूमंस, water ना ना from ना, अरे नहीं नहीं, गलत बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब अगर मैं प्लांट के पास खड़ा नहीं हूँ तो उसको CO2 नहीं मिलेगी, तो गलत बात हो गई। ना ना ना, ये तरीका ऐसे नहीं बोलते, गलत the बात। environment. फ्रॉम द इन्वायरमेंट ये बोलो, आप ये मत बोलो। ऐसे एक बात बताओ, जंगलों में इंसान नहीं होते तो क्या प्लांट्स मर जाते हैं? गलत बात, ये बोलो फ्रॉम एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट। CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। समझिए बात को, थोड़ी बहुत गलती करोगे, अगर ह्यूमंस बोलोगे सब कट जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब ये तो ये मतलब हो गया कि इंसान अगर प्लांट के पास खड़ा रहेगा तो मतलब उसके ऊपर सांस छोड़ेगा तब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऐसा नहीं होता। आप बोलेंगे फ्रॉम एनवायरमेंट या फिर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मोर एप्रोप्रिएट टर्म इज एटमॉस्फेयर, हवा में से, राइट है। तो देखो होता क्या है, अब अगर आपको CO2 प्लांट के अंदर लेनी है तो यहाँ पे स्टोमेटा का रोल आएगा। स्टोमेटा की ओपनिंग होगी तभी CO2 अंदर जा पाएगी और O2 बाहर आ पाएगी। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग और स्टोमेटा कैसे होता है। ऑल्दो हम एक बार समझ चुके हैं, बट यहाँ पे एक थ्योरी है जो समझाती है, पोटेशियम आयन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? पोटेशियम आयन थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। तमीज से आप सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि स्टोमेटा एक ओपनिंग का नाम है, जो स्टोमा है बीच में ओपनिंग है, इसका नाम क्या है? स्टोमा। और इसको सराउंड करने वाले सेल्स का नाम क्या होता है? जल्दी बोलो, सराउंडिंग सेल्स का नाम क्या है जो ओपन और क्लोज होते रहते हैं? व्हाट आर दीस सेल्स नोन एज? The बताइए। guard cells. गार्ड सेल्स। अब आप समझिए जरा तमीज से, होता क्या है, डे टाइम पर सुनिएगा, बी अ गुड लिसनर। डे टाइम पर गार्ड सेल्स के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो गार्ड सेल्स करते क्या है, सॉरी ये जो क्लोरोप्लास्ट है करते क्या है? फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनके अंदर ग्लूकोज भरता जाएगा, मतलब ये जो गार्ड सेल्स है इनके अंदर ग्लूकोज भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अब टेक्निकली उत्कर्ष अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर, अगर इनके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा है तो इनके अंदर एंडोस्मोसिस होगी या फिर एक्सोस्मोसिस होगी? इनके अंदर ग्लूकोज सर एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, कॉन्फिडेंटली बोला करो, उसमें क्या बात है। इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है तो सराउंडिंग सेल्स में से क्या होगा? इनके अंदर पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गार्ड सेल्स के अंदर एंडोस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब होता क्या है, गार्ड सेल्स के बारे में एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इनके आउटर जो वॉल है, आप चाहो तो डायग्राम को भी तमीज से फोकस करोगे आपको दिखाई दे जाएगा। इनकी जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल इनकी थिन होती है, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। इनकी आउटर वॉल थिन होती है बट इनकी इनर वॉल काफी थिक है, आपको ऑब्जर्व भी हो रही होगी, इनकी इनर वॉल काफी थिक है। तो जैसे जैसे इनके अंदर पानी भरता जा रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है, ये टर्जिट तो हो रहे हैं, बट आउटर वॉल इतनी स्ट्रेच नहीं हो रही, क्योंकि आउटर वॉल फ्लेक्सिबल है तो आसानी से खिंच रही है, वो आसानी से एक्सपेंड हो रही है। और साथ के साथ वो किसको पुल करेगी? इनर वॉल को अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट करेगी। एज अ रिजल्ट, अच्छा सारी बात अभी यहाँ पे नहीं आ जाती, पहले करते क्या है कि इन्होंने ग्लूकोज बनाया, पहले एक स्टेप हमने स्किप कर दिया, वो भी मैं आपको बता दूं। पहले इनके अंदर ग्लूकोज भरेगा, ग्लूकोज क्या एक्सपेंस पर, ग्लूकोज के खर्चे पर ही अपने अंदर पोटेशियम आयन को फिल करना स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर आपको बोर्ड पे समझाता हूँ, एक बार आप डिटेल में समझो। करते क्या है कि फोटोसिंथेसिस से इन्होंने ग्लूकोज तो बना लिया, अब उस ग्लूकोज को खर्च कर एक्सपेंस कर ये अपने अंदर पोटेशियम आयन फिल करेंगे। लेट से मैंने बोला ये हमारे बीन शेप गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करी, क्यों करी इन्होंने फोटोसिंथेसिस? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट है। ये इनर वॉल इनकी थिक हो गई। अब इन्होंने फोटोसिंथेसिस करी, इनके अंदर क्या फिलअप होते जा रहे हैं? ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है। ग्लूकोज का या फिर एटीपी का एक्सपेंस कर एटीपी को खर्च कर, ठीक है ना, एटीपी को खर्च कर अपने अंदर क्या फिल करेंगे? पोटेशियम आयन। जो सराउंडिंग सेल्स होंगे जिन्होंने इनको घेर के रखा हुआ है, जिन सेल्स ने इनको सराउंड करके रखा हुआ है, उन सराउंडिंग सेल से अपने अंदर क्या फिलअप करेंगे? पहले पोटेशियम आयन। तो इनके अंदर बहुत सारा पोटेशियम आयन आ जाएगा। पोटेशियम आयन आने का मतलब क्या है कि इनके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है। पोटेशियम आयन आने का मतलब क्या है कि इनके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है। अब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है तो इनके अंदर क्या फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा? वाटर। मतलब होना तो एंडोस्मोसिस, ये बस फैक्ट है, लेकिन एंडोस्मोसिस होता क्यों है? ड्यू टू पोटेशियम आयन बीइंग लोडेड इनटू द गार्ड सेल्स। आई रिपीट, ड्यू टू पोटेशियम आयन बीइंग लोडेड इनटू द गार्ड सेल्स। इनकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या फिर टोनिसिटी, हमने एक टर्म और दिखा पिछले चैप्टर के अंदर, टोनिसिटी बढ़ेगी तो एंडोस्मोसिस होगा, फिर इनके अंदर पानी भरेगा।
पानी होगा तो गार्ड सेल्स क्या होते जाएंगे, टर्जिड होते जाएंगे और इनकी ओपनिंग होती जाएगी, मतलब इनका क्या होता जाएगा, इनका जो सेंट्रल अपर्चर है जिसका नाम है स्टोमा है, इट विल गेट ओपनड अप, राइट है। ये ओपन अप हो जाएगा तो CO2 अंदर आती जाएगी, CO2 वाला रॉ मटेरियल हमारा आता जा रहा है, और जो पहले से बनी हुई ऑक्सीजन है वो बाहर एग्जिट आउट होती जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कैसे? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब जैसे ही शाम का टाइम हो गया, धूप चली गई, शाम का टाइम हो गया, अब ग्लूकोज नहीं बन रहा, ग्लूकोज नहीं बन रहा तो एटीपी ज्यादा नहीं सिंथेसाइज हो पाएगा, तो ये पोटेशियम आयन वापस से बाहर चले जाएंगे। पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो उसकी टोनिसिटी कम हो जाएगी, टोनिसिटी कम होगी तो इसमें से वाटर भी बाहर निकल जाएगा, मतलब एक्सॉस्मोसिस हो जाएगी, और एक्सॉस्मोसिस होगी तो वापस से क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, और इनकी ओपनिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सो दिस कंटिन्यूअसली गोज ऑन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, the stomatal opening and closing depends upon the generation of potassium ion gradient। potassium ion gradient का मतलब क्या हो गया, difference in the concentration of potassium ion inside and outside। अंदर और बाहर की तरफ पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन में जो फर्क है वही डिसाइड करता है। कैसे? कह रहा है ड्यूरिंग डे टाइम जब धूप है, the chloroplast in the guard cells photosynthesize is lead to production of ATP। फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो साथ के साथ एटीपी बना सकते हैं आप, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एटीपी को यूज करा जाता है एक्टिवली पंप करने के लिए, क्योंकि एटीपी का खर्चा हो रहा है तो कैसा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस। पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर भर लिए जाएंगे, गार्ड सेल्स इसके अंदर भरे जाएंगे तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, हाइपरटोनिक। कैसे हो जाएंगे, हाइपरटोनिक। देन एंडोस्मोसिस टेक्स प्लेस। आपको टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी है, ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ड्यू टू द एंट्री ऑफ पोटेशियम आयंस the guard cells become highly concentrated। No, you will have to use the term hypertonic। Therefore endosmosis takes place, the cells become turgid and leads to the opening of stomatal pore or stomatal aperture। रात के टाइम पर जस्ट उल्टा हो जाएगा कि when sunlight is not there, ATP is not synthesized, सेम बात पूरी आ जाएगी एंड द प्रोसेस गेट रिवर्स, फिर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा। आपको सिर्फ ओपनिंग बतानी है, आपसे सिर्फ ओपनिंग पूछी जाती है, आपसे क्लोजिंग नहीं पूछी जाती। आ रही है बात समझ में, क्लियर है पॉइंट, Sir, क्लियर हो please गया है can you पॉइंट? explain again? सुनिए बात को जरा दोबारा तमीज से, 2-3 स्टेप के अंदर टूटा हुआ है। अभी धूप होने वाली है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, अभी सुबह के 6 बजे है, अभी धूप होने वाली है। तो जैसे क्या होता जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी सनलाइट बढ़ती जाएगी, धूप आती जाएगी, तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, गार्ड सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, कि टू अनम्यूट योरसेल्फ, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, क्या The प्रोड्यूस होगा, glucose. ग्लूकोज। फिर हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड के अंदर कि ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व करते हैं, तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी बनता है। एटीपी बनेगा, इस एटीपी को खर्च कर कर आप सराउंडिंग सेल से अपने अंदर क्या भरते जा रहे हो, पोटेशियम आयन। कौन से आयन भरते जा रहे हो, पोटेशियम आयन। अब अगर गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन भर गए, मतलब गार्ड सेल्स कैसे हो गए, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। सॉल्यूट भर गया तो हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक, बताइए। Sir, hypotonic. हाइपरटोनिक, हाइपर क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट बढ़ गया तो ये हाइपरटोनिक हो गए, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरटोनिक होने की वजह से वाटर भी इसके अंदर अब एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस, और क्योंकि पानी अंदर भरेगा तो टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होगा, टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या होते जाएंगे, ये आपकी गार्ड सेल्स एक्सपेंड करेंगे और अल्टीमेटली स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। CO2 कंटिन्यूअसली अंदर आती जा रही है, अंदर आती जा रही है, और जो पहले से बनाई हुई ऑक्सीजन है वो बाहर चली जाएगी। उसके बाद नाइट टाइम पर क्या होगा, सोलर एनर्जी चली गई, सनलाइट चली गई, ग्लूकोज बन नहीं रहा, ग्लूकोज नहीं बन रहा तो एटीपी नहीं बन रहा, तो पोटेशियम आयन वापस से गार्ड सेल्स में से बाहर निकल जाएंगे। पोटेशियम आयन बाहर गए, पानी भी बाहर जाएगा। ध्यान रखिएगा जहां सॉल्यूट जाता है उसके पीछे पानी जाता है, एक फंडा अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में काम में आएगा अगर आप बायो लेने वाले हैं तो। जहां सॉल्यूट जाता है वहीं पानी जाता है, और ये काम आपके डे टू डे लाइफ में भी काम में आएगा। आपने किसी प्लांट के ऊपर सॉल्ट डाल दिया तो प्लांट में सारा पानी बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा, एग्जॉस्मोसिस की वजह से। जहां सॉल्यूट ज्यादा उसके पीछे पीछे पानी उसको फॉलो अप करता है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बॉडीज, ये हमारे साथ भी एप्लीकेबल होता है। आ रही है बात समझ में? तो फाइनली हुआ क्या कि नाइट Sir. टाइम पर पोटेशियम आयंस बाहर लीक आउट हो गए, तो वापस से आपका रिड्यूस हो जाएगा टर्गर प्रेशर, गार्ड सेल्स की क्लोजिंग हो जाएगी, मतलब आप क्या बोल सकते हो, स्टोमेटा का क्लोजर हो जाएगा, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। Okay, sir. तो इसके बाद विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट उत्कर्ष एंड किट्टू रीजॉइन, ओ आयुषी रीजॉइन, जस्ट अ मिनट। उत्कर्ष आर यू देयर, उत्कर्ष, उत्कर्ष आर यू देयर बेटा? उत्कर्ष, am I audible to you?
आवाज आ रही है बेटा? हर्ष, नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं इसके भी बहुत ज्यादा। बेटा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? बेटा तेरी आवाज वॉइस बहुत क्रैक कर रही है। चैट बॉक्स में बताएं, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नहीं भी हो तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, आवाज इनके सुना रही हो। अब बात करते हैं हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? पहले तो आपको लोकेशन समझनी होगी। लीफ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहाँ पे होती है? लीफ में। कौन से सेल्स के अंदर? मेसोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, अभी हम जस्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज व्हाट? मेसोफिल सेल्स। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेसोफिल सेल्स के अंदर दो टाइप का पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका पेलिसेड पेरेन्काइमा, दूसरा कौन सा होता है? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुराने चैप्टर्स के अंदर भी। कह रहा है डे टाइम पर जब सनलाइट गिरती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के ऊपर, पॉलिसेड पेरेन्काइमा के ऊपर, तो एक करते क्या है, CO2 और आपका जो वाटर है उसको कन्वर्ट करने के किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। लेकिन दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। ये स्टार्टिंग की बात सिर्फ इक्वेशन वाली बात बच्चों वाली है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है 2 स्टेप प्रोसेस। पहले होता है लाइट फेज, जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। तमीज से बात को सुनिएगा। पहला जो फेज होता है, मतलब जो पहला स्टेप होता है, दैट इज नोन एज लाइट फेज, व्हिच इज आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज। और जो दूसरा स्टेप होता है उसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी बोला जाता है, डार्क फेज भी बोला जाता है, और बायोसिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। आपको तीनों नाम याद रखने हैं, कैसे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहला जो स्टेप है उसका नाम लाइट फेज है, क्योंकि उसमें लाइट का इस्तेमाल होगा, तभी उसका नाम लाइट फेज है, टेक्निकल सी बात। और साथ के साथ इसको फोटोकेमिकल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फोटो का मतलब हो गया लाइट, और केमिकल का मतलब केमिकल एनर्जी। तो क्योंकि इस फेज के अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, देयरफॉर फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस नोन एज फोटोकेमिकल फेज। कौन सा फेज? फोटोकेमिकल फेज। अब एक बार आपने केमिकल एनर्जी की फॉर्म में सोलर एनर्जी को स्टोर कर लिया, उसके बाद लाइट की जरूरत नहीं होती। सुनिएगा बात को बहुत तमीज से। एक बार आपने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद लाइट की जरूरत नहीं होती। एक मिसकंसेप्शन आता है, यहाँ पे एक टर्म दे रखा है डार्क फेज, तो बच्चे समझते हैं कि ये वाला फेज अंधेरे में होता है। नहीं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। ये फेज डे लाइट में भी हो सकता है, मतलब रोशनी में भी हो सकता है, अंधेरे में भी हो सकता है, लेकिन लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइट होगी तो भी हो जाएगा, लाइट नहीं होगी तो भी हो जाएगा, बट लाइट की जरूरत नहीं है। तभी आप क्या बोल रहे हैं? लाइट इंडिपेंडेंट फेज, दिस फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, तभी आप इसको क्या बोल रहे हैं? लाइट इंडिपेंडेंट फेज। और बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंथेसिस किसका? ग्लूकोज का। तो समझिए जरा, एक एक करके तोड़ते हैं इसको। जो लाइट फेज है उसका पहला स्टेप कौन सा होता है? एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। कि जैसे ही लाइट के पार्टिकल्स, जिनको आप फोटॉन्स बोलते हो, सुनिएगा बात को बहुत तमीज से, लाइट के पार्टिकल्स जो फोटॉन्स होते हैं, जैसे ही वो गिरते हैं क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल गेट्स एक्टिवेटेड। क्या हो जाएंगे? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्या करते हैं? वाटर को तोड़ देते हैं, वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं, जो हमने सीखा हुआ है ना। तो वाटर को स्प्लिट करवा देंगे। क्या बोलते हैं? वाटर की स्प्लिटिंग कॉज हो जाएगी, वाटर को उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करवा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम 4 फोटॉन्स फॉर्म 4 हाइड्रोजन आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन गैस। अब ये जो ऑक्सीजन गैस बनी है तो बाहर रिलीज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। दूसरा काम क्या होता है? अभी सुनिएगा। ये जो आपने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन बनाए हैं, इन 4 हाइड्रोजन आयन को कौन पिकअप करेगा? NADP का मॉलिक्यूल। कौन पिकअप करेगा? NADP का मॉलिक्यूल। NADP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, फुल फॉर्म इज निकोटीन अमाइड एडेनिन, वही फर्स्ट चैप्टर वाला एडेनिन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और ये NADP जब इस NH पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? NADPH। नीचे इक्वेशन दे रखी है कि NADP पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव आयंस फॉर्म NADPH। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? NADPH का। राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो ऑक्सीजन गैस बनती है, ये पहले कैसे बनेगी? 2 ऑक्सीजन के एटम्स बनते हैं, और वो 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? ऑक्सीजन गैस का, जो वहां से आपके स्टोमेटा में से बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज आउट हो जाएगी। राइट है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं होती है। उन्हीं सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर ही ADP के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ADP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, सॉरी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होकर ATP का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? ATP का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ये ADP से ATP का बनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, मैं भी सारी बातें दोबारा रिपीट करूंगा। ADP से ATP का बनना इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्यों बोल रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन? उसके पीछे लॉजिकल रीजन है। पहली बात, इस काम को करने के लिए एनर्जी कहां से आई है? लाइट से, तो फोटो वर्ड। और फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप।
क्योंकि एडीपी के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको आप क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। एंड बिकॉज एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी, हेंस इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक बार मैं दोबारा सारी बातें रिपीट कर रहा हूं, तमीज से सुनिएगा। जो लाइट फेज है, लाइट फेज का पहला पार्ट कौन सा होता है हमारा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, वाटर का स्प्लिटिंग करवाएंगे। स्प्लिट अप होने के बाद वाटर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। एनएडीपी पॉजिटिव उन हाइड्रोजन आयंस को पिकअप कर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनएडीपीएच में, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में। ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। साइमल्टेनियसली एडीपी के मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट को एक्सेप्ट करेंगे और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, विच इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्योंकि इस प्रोसेस के लिए हमें लाइट की जरूरत है, हेंस दिस प्रोसेस नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे आप इसको, फोटोफॉस्फोराइलेशन। मेन बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है कि आपको एनएडीपीएच बनाना था और आपको एटीपी बनाना था। लाइट को यूज कर आपको दो कंपोनेंट्स बनाने थे, एनएडीपीएच और एटीपी। वो दोनों आपने बना लिए। अब लाइट का रोल हो जाता है यहाँ से खत्म। अब लाइट की कोई जरूरत नहीं, लाइट होगी तो भी काम हो जाएगा, लाइट नहीं होगी तो भी काम हो जाएगा। तभी नेक्स्ट फेज का नाम क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज। कौन सा फेज बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, राइट है। करते क्या है, इसी एनएडीपीएच और इसी एटीपी का इस्तेमाल कर कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कोई रिएक्शन वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएगी। इसी एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल कर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये बात दे रखी है, यूटिलाइजिंग एनएडीपीएच एंड एटीपी। आधी बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे एक और बात दे रखी है कि जो ग्लूकोज बनता है, इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को तुरंत किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टार्च में। जब आप आलू खाते हैं, आप चावल खाते हैं, इन सबके अंदर क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तभी आलू को भी भिगोया जाता है, पहले धोया जाता है ताकि उसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। चावल को भी धोया जाता है, वरना बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे। अगर आप आलू को धो के नहीं खाओगे, आप चावल को धो के नहीं खाओगे, तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर स्टार्च होता है ना। तो पहले उसको वॉश करने का रीजन ये भी होता है। तो कह रहा है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज तुरंत पॉलीमराइज होकर, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं स्टार्च का। बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट जब जुड़कर एक बड़ी चीज बना लेती है, दैट प्रोसेस नोन एज पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको आप, पॉलीमराइजेशन, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। सो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू स्टार्च इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। क्या क्लियर है यहाँ तक, क्या सारी बातें क्लियर हैं, यस और नो, यहाँ तक आ गया समझ में, क्योंकि आगे कहानी बहुत Yes, ज्यादा sir. सिंपल है। तो ये आपका सर। मेजर पार्ट है, ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो यहाँ तक के टॉपिक में आते हैं। उसके बाद वाला पार्ट बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, क्योंकि वो सारी क्या है, अडेप्टेशन है और कुछ नहीं है। इसके साथ हमारे चैप्टर एंड हो जाएगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा चैप्टर है प्रिसाइज फॉर्म में। यश उत्कर्ष। सर एनएडीपी के साथ जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा है वो कहाँ से आया सर? ऊपर से वाटर से देखो जरा, क्योंकि वाटर के टूटने के साथ हाइड्रोजन भी तो निकलेगा, हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेगा। असल में निकलेगा तो यहाँ से O-2, टेक्निकली सोचो, यहाँ से जो निकलेगा वो पहले किस फॉर्म में निकलेगा, ऑक्सीजन O-2 के फॉर्म में। और ये एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आता सब कुछ वाटर को स्प्लिट अप करके ही है, आता सब कुछ वाटर को स्प्लिट अप करके ही है। अरे बस समझ में, सब कुछ वाटर के स्प्लिटिंग से ही हमें मिलता है। एनएडीपीएच यस बनता है फिर सर। हमारा, और साथ में फिर एटीपी बनेगा, जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज और डार्क फेज के अंदर यूटिलाइज कर लेंगे। ग्लूकोज बनेगा इनिशियली, और फिर उस ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टार्च में। वो स्टार्च प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाएगा, जैसे आलू स्टेम होती है, आलू के अंदर स्टोर हो जाएगा। राइस का प्लांट है, राइस के अंदर स्टोर हो जाएगा, किसी भी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, फिर उसको ह्यूमंस कंज्यूम कर लेते हैं। आ रही बात समझ में। अब बात आती है व्हाट आर द अडेप्टेशंस इन लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीव्स के अंदर क्या अडेप्टेशन होती है। अब देखो बहुत बेसिक सी बात है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस अगर हमें ज्यादा करनी है तो हमें ज्यादा लाइट चाहिए। ज्यादा लाइट चाहिए तो सरफेस एरिया ब्रॉड होना चाहिए, क्योंकि लीफ का पत्ता, जो भी आपका पत्ता होगा, लीफ जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी उतनी ज्यादा लाइट उसके ऊपर गिरेगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। बेसिक मैथ्स है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, जितनी ज्यादा लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अब होता क्या है, प्लांट्स के अंदर एक खास बात होती है, बहुत तमीज से ऑब्जर्व करना। जैसे अभी एक पेयर ऑफ लीफ ऐसे स्टेम पे ऐसे प्रेजेंट है, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब के स्वाम में आपके बिल्कुल पैरेलल है, आपकी स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल आपको नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे जो पेयर ऑफ लीव्स होगा, वो बिल्कुल इसके थोड़ा सा टिल्टेड होगा, या तो ऐसे प्रेजेंट होगा या फिर बिल्कुल इसके कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। उसका रीजन, अगर एक पेयर ऑफ लीव्स ऐसे प्रेजेंट है तो अगला पेयर अपने आप को ऐसे क्यों अरेंज कर लेता है, ताकि सबको बराबर लाइट मिलती रहे। रीजन इज, अगर सारे एक के नीचे एक ऐसे प्रेजेंट होंगे तो सबको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा सनलाइट का। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स में ये बता रहा है कि दे आर एट राइट एंगल टू द लाइट सोर्स। पहली बात तो लाइट सोर्स के भी राइट एंगल पर प्रेजेंट होती हैं, और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी ऐसे अरेंज होंगे सो दैट दे गेट मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ लाइट, इनको लाइट का मैक्सिमम एक्सपोजर मिले। फिर है न्यूमरस स्टोमेटा। जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी, सॉरी उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, और जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा हो पाएगा। फिर उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है अपर सरफेस की तरफ डोर्सिवेंट्रल लीफ हमने डिस्कस करा हुआ है, तो डोर्सिवेंट्रल लीफ में अपर सरफेस की तरफ क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है। क्यों ऐसा,
क्योंकि ऊपर की तरफ ही डायरेक्टली लाइट गिरती है, तो सबसे ज्यादा लाइट ऊपर गिरी है तो क्लोरोप्लास्ट का वहां पे ज्यादा होना जरूरी है। नीचे साइड पर ज्यादा लाइट आती नहीं है, तो नीचे साइड पर ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता भी नहीं है। और ये बात फैक्ट है, जो साइड ज्यादा डार्क ग्रीन होती है मतलब वहां पे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है। फिर बात आती है थिननेस ऑफ लीफ। पत्ती जितनी ज्यादा पतली होगी, डिफ्यूजन ऑफ गैस उतना ज्यादा आसान होगा। ये तो लॉजिकल सी बात है। जितना ज्यादा थिक टिश्यू होगा, गैस को डिफ्यूजन होने में उतनी दिक्कत होगी, और जितना ज्यादा थिन टिश्यू होगा, गैसेस को डिफ्यूजन में उतनी ज्यादा आसानी होगी। तो वही बात है, जितनी ज्यादा थिन लीफ होगी, इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो पाएगा। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव वेन सिस्टम। पत्ती के अंदर आपने देखा होगा पूरा नेटवर्क बना होता है वेन्स का, आप ऑब्जर्व करोगे तो पूरा उसके अंदर वेन्स का नेटवर्क होता है। क्यों? क्योंकि अगेन वाटर भी तो एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जितना ज्यादा वेन का सिस्टम होगा उतना ज्यादा पानी पहुंचेगा, जितना ज्यादा पानी पहुंचेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। और लास्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल ऑन अपर एपिडर्मिस। ये दोनों इस बात को अलाउ करते हैं ताकि लाइट का फ्रीली एक्सचेंज हो पाए। क्योंकि एक तरीके से क्यूटिकल कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट बोलो, ट्रांसपेरेंट भी आप बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकल इट इज ट्रांसलूसेंट। तो लाइट एनर्जी इजीली पेनिट्रेट कर पाती है उसको, ओपेक नहीं होता। क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो ओपेक नहीं होती, ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट होती है। तो आसानी से उसको सोलर एनर्जी क्रॉस कर पाती है, मतलब रिफ्रैक्शन आसानी से हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो आपकी बुक में जो चैप्टर दे रखा है फोटोसिंथेसिस, वो काफी अलग तरीके से दे रखा है, मतलब सारी चीजें यही हैं लेकिन आगे पीछे दे रखा है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिल गया, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं होगी, आप घबराओगे नहीं। बुक में क्या चीजें कभी आगे कुछ और दे दिया, पीछे कुछ और दे दिया, कुछ फालतू बातें भी दे रखी हैं, लेकिन इतना मटेरियल इज मोर देन इनफ। बुक से आप रीड क्या करेंगे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स। कौन कौन से? रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस एंड रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। ये 4 एक्सपेरिमेंट आप पढ़ के रखेंगे, कल हम एक्सपेरिमेंट का भी डिस्कशन कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इतना ही है हमारा सिर्फ फोटोसिंथेसिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। मेन क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आपको बोलेगा एक्सप्लेन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो आपको पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा। आप चाहो तो उसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, डायग्राम नीचे वाला आप बना दोगे। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लाइट फेज और डार्क फेज वाली बात है। और डार्क फेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट फेज है, क्योंकि डार्क फेज के अंदर थ्योरी को इक्वेशंस नहीं है। लाइट फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना होगा। आ रही है बात समझ में? तो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। Yes, sir. एक बार आप एक्सपेरिमेंट्स पढ़ के रखिएगा, एक्सपेरिमेंट्स आप कल पढ़ के रखोगे, उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। फाइनली हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। राइट है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो